हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इन 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है कि इन्होंने पूछा है कि हम कैसे बता सकते हैं व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। ठीक है, तो तुम क्या देखोगे? सबसे पहले उनकी लाइफ प्रोसेसेस को चेक करोगे, मतलब कि उनकी ब्रीदिंग को चेक करोगे। ठीक है, क्या वो ढंग से खाना, प्रॉपर वे में खाना खा रहे हैं या नहीं। तो हम लाइफ प्रोसेस से क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि वेदर अ थिंग इज अलाइव और नॉट। अब हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस है वो कौन से हैं? द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। इसका मतलब क्या है कि जब तुम बैठे हुए हैं तो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, और वो प्रोसेसेस क्यों जरूरी है? तो ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी है उसका मेंटेनेंस जॉब होता है और जो कि कंटिन्यूअस होता है। The processes which together perform this maintenance jobs are called life processes, और इनको हम life processes कहते हैं। Since this maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. Obviously इन process को carry out करने के लिए हमारी body में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ पे आती है? तो ऑब्वियसली जो हम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू ये एनर्जी आती है। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of organism, which we call food. तो वो हमारा न्यूट्रिशन क्या है? फूड है। To inside a process we commonly call nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw materials will also be needed from outside. ठीक है, अगर growing body है तो उसकी requirement भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. ये कह रहे हैं ज्यादातर खानों में कार्बन बेस्ड फूड होते हैं वो। Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional processes. इनका कहना है कि हर कोई एक तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेता है। प्लांट्स अलग तरीके से लेंगे, पैरासाइट अलग तरीके से लेंगे। ठीक है, जो तुम्हारे वायरसेस होते हैं या अदर जो एंड कुछ ऐसे हैं जो कि होस्ट बॉडीज पे डिपेंड करके लेंगे। तो इनके बारे में कैसे ये न्यूट्रिशंस को डिराइव करते हैं ये हम न्यूट्रिशन के टॉपिक में देखेंगे। फिर इसके इन्होंने बाद में बताया कि हमारे पास ऑब्वियसली जो फूड हमने इनटेक करा है उससे, उस फूड से एनर्जी डिराइव करना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन होना इज ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट। खाना खा तो लिया पर उससे क्या करें, कैसे उससे चीजें डिराइव करें। ठीक है, तो ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इनका कहना है कि इन द केसेस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स फॉर टेकिंग इन फूड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड। कुछ हमारे पास ऐसे हैं, स्पेशली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास कोई अलग अलग सिस्टम्स नहीं है। ठीक है, कि कोई वेस्टेज निकालेगा, कोई फूड लेगा, कोई एनर्जी निकालेगा। तो ऐसा उनके इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, उनका एक सिंगल सेल ही वो सारे काम कर देता है। इन मल्टी सेलुलर ऑब्वियसली हमारे जो सेल्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही नहीं किसके? एनवायरनमेंट के, और इसलिए जो डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, और इसलिए हमारे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है जो कि ये इनको कैरी आउट करते हैं। द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज टिश्यू। इनके लिए स्पेशल चीज़ें बनी हुई हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इनको लेंगे और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड देन जो भी वेस्ट, तुम्हें पता है जब भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं या जो भी तुम्हारे बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे कुछ वेस्ट जनरेट होगा, और वो वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव करना इज ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट। और इसके लिए पूरा हमारे पास एक प्रोसेस है, एक्सक्रिएशन। एक तरीके से जो भी हमने चीज़ें अभी पढ़ी हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इनटेक क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाई इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट। तो अभी हमने पढ़ा जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और वो सारे एक्टिविटीज एक साथ वो डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकते हैं। पर जो मल्टी सेलुलर हैं उनके सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है और इसलिए उनको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए ये प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। What criteria do we use to decide whether something is alive or not? तो उसके लाइफ प्रोसेसेस हमें क्या करते हैं? डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए।
व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, तो तुम्हें पता है तो ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, ये रॉ मटेरियल्स है जो हम आउटसाइड से कंज्यूम करते हैं। तो व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, तो जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑल प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से अगर एक की भी फंक्शनिंग खराब हो गई तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी एंड आफ्टर सम टाइम हमारी डेथ हो जाएगी। अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने अभी, न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है कि हम हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन द ऑल लाइफ प्रोसेसेस, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, जो फूड हम लेते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। उनका लेने का तरीका है अलग अलग। These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करके ले लेते हैं, ठीक है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। वो एंजाइम्स के हेल्प से इनको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करके एंड देन उनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीका है, और जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है उसमें एनिमल्स है, फंजाइज हैं, उनका लेने का तरीका अलग है फूड का। तो ये हम जब हम एनिमल्स के टॉपिक पे आएंगे तब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब हमारा फोकस सिर्फ किसके ऊपर है? प्लांट्स के ऊपर है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक कौन से हो गए? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन substances from outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर टू इम्पॉर्टेंट। अगर ये चीजें प्रेजेंट नहीं होगी तो इनका ये फोटोसिंथेसिस अकर भी नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या करते हैं? इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। जो भी बॉडी में हमारी न्यूट्रिशन आए उसको हम एक गो में यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो हमें कुछ को स्टोर करके रखना पड़ता है। और प्लांट्स में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर 2-4 दिन के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ये स्टार्च को यूटिलाइज करके जो भी अपनी न्यूट्रिशन की डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। which serves as the internal energy reserve to be used as when required by the plants. अब सिमिलर सिचुएशन एनिमल्स में भी है, पर एनिमल्स में डेफिनेटली स्टार्च के फॉर्म में ना होकर वो किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है, ठीक है। हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स वो हो गए जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स में। Autotropic nutrition is the process by which autotrophs take CO2 and H2 and convert this into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। तो रिएक्शन लर्न होनी चाहिए, एरो के ऊपर नीचे ये लिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं पॉसिबल। अब इसमें इन्होंने मेन मटेरियल बताया, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि ये बाहर से यूटिलाइज करते हैं टू मेक देयर ओन फूड। और क्या हम इन चारों को रॉ मटेरियल्स कह सकते हैं? डेफिनेटली। अब याद रखना है देयर आर सम इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। कैसे ये प्रोसेस होता है तो तुम्हें ये स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे। दिस आर मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसे ही क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या करेगा? केमिकल उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसके वजह से जो H2O है उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी H2 एंड O2 में। एंड लास्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो जाएगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये 3 स्टेप्स है जो कि फोटोसिंथेसिस में अकर होती है। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये तीनों स्टेप्स उसमें हो रही है। अब क्वेश्चन आता है क्या ये स्टेप्स लगातार होती हैं? तो हम कहेंगे ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ये स्टेप्स लगातार नहीं होती हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स में अगर ये प्रोसेसेस एक के बाद एक होने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले ही पानी की कमी है, तो पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी चला जाएगा और वहाँ पे वो प्लांट डेड हो जाएंगे। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कोई पानी अवेलेबल नहीं होगा उनके पास। तो इसलिए वो क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं
और एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना के रखते हैं उसका। इसका मतलब क्या हो गया, सुबह तुम्हें अगर कुछ खाना बनाना है तो तुम रात में उसके प्रिपरेशन करके रखोगे और सुबह उठते ही एकदम से खाना बना दोगे। सेम चीज कहाँ पे होती है, तुम्हारी डेजर्ट प्लांट्स में होती है। वो क्या करेंगे, CO2 का एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना के रख देंगे, जैसे ही सुबह सनलाइट आएगी उसको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस तुम्हारा डेजर्ट प्लांट में ऑब्वियसली वन आफ्टर अनदर नहीं होता है, हम आधा आधा करके रखते हैं। अब यहाँ पे तुमने ये तो समझ लिया कि क्लोरोफिल इज टू इम्पोर्टेंट, पर क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो तुम्हें उसके लिए डायग्राम आनी चाहिए। ये तुम्हारा लीफ है, तो लीफ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लोएम जाइलम होते हैं। एकदम से लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर उसके नीचे फर्स्ट लेयर होती है जिसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उसके नीचे एयर स्पेसेस होते हैं, एंड वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है। तो ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का, इसकी डायग्राम पता होनी चाहिए। इसके ऊपर MCQs या क्वेश्चन के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेंगे, लेबलिंग के लिए पूछेंगे तुमसे, या वो पार्ट्स को मार्क कर देंगे, वो पार्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए लगाएंगे, या उनकी फंक्शनिंग पूछेंगे। तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए ये डायग्राम थरोली पता होना चाहिए। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन, you will notice that some cells contains green dots, and these green dots are called cell organelles called chloroplast, which contains chlorophyll. अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी 5.1। एक्टिविटी 5.1 में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉटेड प्लांट ले रहे हैं जो कि वेरिजिएटेड लीव्स होते हैं, जिसमें कुछ पार्ट ग्रीन होता है, कुछ पार्ट इसका व्हाइट होता है। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम, ऑब्वियसली इनके एग्जाम्पल्स पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स रटे हुए होने चाहिए कौन से वेरिजिएटेड लीव्स वाले प्लांट होते हैं। इनको डार्क रूम में रखो, जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर इन्होंने अपना कुछ फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रखा है वो उसको यूटिलाइज कर लेंगे और उसके बाद में कोई स्टार्च वहाँ पे बचेगा नहीं। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 hours. Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and press them on a sheet of a paper. अब उस लीफ को क्या करना है, तुम्हें बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए तुम्हें बीकर में अल्कोहल लेना पड़ेगा। डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते क्योंकि अल्कोहल क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट हीट नहीं करना है। तो हमें वाटर बाथ देना है, मतलब कि हम एक बीकर में पानी लेंगे, उसको बॉईल करेंगे, उसके अंदर एक बीकर रखेंगे जिसके अंदर अल्कोहल और लीफ होगा। What happens to the color of the leaf? तो तुम देखोगे जो उसका ग्रीन कलर है वो डिजोल्व हो जाएगा, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, वही हो गया, ग्रीन हो जाएगा, और ऑब्वियसली जो लीफ है वो डेड हो जाएगा। Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for few minutes. तो तुम क्या देखोगे, जो लीफ था वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ लीफ डन इन द बिगनिंग। तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा लीफ है जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था वहाँ पे वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस, तो हम कहेंगे डेफिनेटली वहाँ पे जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है वहाँ पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है वहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इज टू इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद में आते हैं स्टोमेटा के ऊपर। स्टोमेटा का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इनिशियली इसके ऊपर भी डायग्राम शो करके इसकी मार्किंग पूछी जाती है। स्टोमेटा में क्या है, तो तुम्हें याद रखना है, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और बीच में स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। Massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. इन पोर्स के थ्रू क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा और फोटोसिंथेसिस अकर होगी। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट देर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स द सर्फेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल, क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, अगर ये स्टोमेटा खुले ही रहेंगे तो जो पानी इन्होंने ले रखा है वो भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, द प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स, जब जब उनको चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है वो अपने आप को क्लोज रखेंगे, स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाएंगे। ये ओपनिंग और क्लोजिंग, जो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ये कौन कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है,
जब जब गार्ड सेल्स क्या होंगे, स्वेल होंगे। कैसे स्वेल होंगे, वो वाटर लेंगे और वो स्वेल हो जाएंगे, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। अब जब जब वो वाटर को लूज करेंगे तो श्रिंक हो जाएंगे और जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल्स उसको कंट्रोल करते हैं। और ये जो पोर्स हैं इसके थ्रू एक्सचेंज होता है तुम्हारा। क्लियर है सबको? अब हम आते हैं एक्टिविटी 5.2 में। एक्टिविटी 5.2 में इन्होंने कहा है कि 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स को सेम साइज को एक डार्क रूम में रखो 3 days के लिए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय वन साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब तुम इन प्लांट्स को एक ग्लास जार से इनको बंद करते हो तो शायद थोड़ा बहुत CO2 अंदर एंटर हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत CO2 जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, KOH का। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इस एक्टिविटी को ढंग से करना। ऑब्वियसली इसमें KOH नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ CO2 प्रेजेंट होगा। अब इन दोनों को क्या करो, सनलाइट में रखो। यहाँ पे बिल्कुल भी CO2 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत CO2 प्रेजेंट है। अब ये कह रहे हैं कि स्टार्च टेस्ट लो। ये कह रहे क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। और ये कह रहे कि क्या इस एक्टिविटी से तुम क्या कंक्लूड कर रहे हो, ऑब्वियसली CO2 फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, ठीक है। जिसमें CO2 था उसमें थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो गया, जिसमें CO2 नहीं था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड करा कि CO2 इज टू इम्पॉर्टेंट। Based on 2 activities performed above, we can design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. हम obviously sunlight is also essential, इसको भी check कर सकते हैं। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. सिर्फ CO2, H2O हो गया, सनलाइट, क्लोरोफिल, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, उनको और भी रिक्वायरमेंट है। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in synthesis of proteins and other compound. ठीक है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए क्योंकि वो प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स भी बनाते हैं। And this is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites. तो हम या इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में भी ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी ले सकते हैं। तुम्हें पता है कि कुछ हमारे पास क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसके थ्रू भी प्लांट्स उसको ले सकते हैं, या फिर हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट्स उसको ले सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज जिससे वो नाइट्रोजन को ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा प्लांट्स का जो पूरा न्यूट्रिशन है, प्लांट्स का न्यूट्रिशन हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया कि भैया फूड बाहर अवेलेबल है और उसको कंज्यूम करना। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies जिससे वो फूड को इंटेक करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो उनके पास एंजाइम्स होते हैं, उसके थ्रू करते हैं। एंड कुछ क्या करते हैं, होस्ट बॉडी के वहाँ से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, सक करते हैं। तो फंजाइज लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स है, ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करके और उसको कंज्यूम करेंगे। और अदर्स विल टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। जैसे ह्यूमन बीइंग है, सब कुछ ले लेंगे और अंदर उनके ब्रेक डाउन का प्रोसेस चलता है। एंड देयर आर सम एनिमल्स जो कि क्या करेंगे, विदाउट किलिंग देम उनकी बॉडी से न्यूट्रिशंस को डिराइव करते रहेंगे। तो उनके एग्जाम्पल्स है कसकटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स, ठीक है। अब इन जो 3 ग्रुप है, इन 3 ग्रुप के लिए हमारे पास क्या है, नाम है। एक को हम कहते हैं होलोजोइक, हम होलोजोइक में आते हैं, जो कि बाहर से खाने को ले लेगा अंदर और अंदर प्रोसेस चलता रहेगा। सैप्रोफाइट्स वो हो गया जो कि डेड डिकेड मैटर पे होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है। एंड पैरासाइट्स कौन से हो गए, जो ये वाले हैं, जो कि होस्ट बॉडी को किल नहीं करेंगे पर उनसे न्यूट्रिएंट्स को लेते रहेंगे, ठीक है। तो ये इनके एग्जांपल्स हो गए। तो तुम्हें इनके नाम भी पता होने चाहिए, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। जो होलोजोइक वाले वो न्यूट्रिशंस को कैसे लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले है सिंगल सेल, यूनिसेलुलर के बारे में है, यूनिसेलुलर के बारे में है जो कि है एमीबा। एमीबा फूड पार्टिकल्स को अपने सूडोपोडिया के थ्रू अंदर ले लेता है, जहाँ पे वो द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल, फूड वैक्यूल उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देगा और वो पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस, वो ऐसे मूव वापस से सरफेस के पास आएगा और उसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्रिएट कर देंगे। सेम वे पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में टोटल देयर आर 5 स्टेप्स, ठीक है। तो पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है फूड को अंदर लेना, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब, माउथ से स्टार्ट होगी एनस तक जाएगी एंड इट इज अ कंटिन्यूस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल इज अ कंटिन्यूस, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं है। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द स्मॉल टेक्सचर। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तो इंजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हमने फूड को इंटेक करा। इंटेक करते ही हमारे माउथ में 3 चीजें हैं, टंग है, सलाइवा है एंड टीथ है। टीथ उनको क्या करेगा, ग्राइंड करेगा, क्रश करेगा उन फूड पार्टिकल्स को, ठीक है। एंड सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक, आवर माउथ वाटर्स। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ लिक्विड कॉल्ड सलाइवा, जो कि हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और उसको रिलीज कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स करते हैं। Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecules, and this is done by बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवा में भी एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज, जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एंड द फूड इज मिक्स थरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ एंड वाइल चीविंग बाय द मस्कुलर टंग। तो टंग बस क्या काम करता है, मिक्सिंग का काम करता है इनका। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. तो ये फर्दर जो ये इनका ब्रेकडाउन होकर जो भी फर्दर पेस्ट टाइप बना है वो कहा जाएगा, तुम्हारा फर्दर पार्ट्स में चला जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे हुआ है, तो कुछ बच्चे स्टमक लिखते हैं, नहीं, सबसे पहले माउथ में हुआ। माउथ में क्या डाइजेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स जो स्टार्च था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ अ कैनाल हैज मसल्स, ठीक है। तो तुम यहाँ पे हमने फूड को सॉलो कर लिया, तो तुम देख रहे हो एक हमारे पास फूड पाइप है, उस फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं, जो कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहते हैं, जिससे तुम्हारा फूड आगे पास ऑन करता जाएगा। और ये जो रिदमिक पैटर्न है, इसके लिए एक नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा ईसोफेगस है, कभी तो वो एक्सपांड हो रहा है एंड कभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को हमने एक नया टर्म दे दिया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब वो खाना फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुंच चुका है, स्टमक में पहुंच चुका है। स्टमक में अगेन हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. The digestion in stomach is taken care by the gastric glands. मैंने कहा ना स्टमक के अंदर ग्लैंड्स है जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और वो क्या करता है, सिक्रेशन करता है। This releases hydrochloric acid, protein digesting enzyme called pepsin and mucus. तो हम कह सकते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या करता है, 3 चीजें बनाता है। HCl प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फिर इसके बाद में म्यूकस प्रोड्यूस करता है एंड तीसरा एक एंजाइम पेप्सिन प्रोड्यूस करता है। अब HCl का काम क्या है, HCl का काम है ये एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम क्यों बनाना है इसने,
क्योंकि पेप्सिन तभी काम करेगा जब तुम्हारा मीडियम एसिडिक होगा, नहीं तो पेप्सिन काम ही नहीं कर सकता। एंड पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया, जब तक HCl नहीं होगा पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। तुम ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी में एसिड प्रेजेंट है तो हमारी जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है वो क्या हो जाएगी? डैमेज, एरोड हो जाएगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? हमारे म्यूकस का है। और अगर म्यूकस नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा? हमें एसिडिटी हो सकती है, इरोजन हो सकती है, एंड हमें अल्सर हो सकता है। अल्सर एक बीमारी है, वो हो जाएगा। तो हमने देखा माउथ में जब खाना लिया उसको इंजेक्शन कहा, जब से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया वहां से हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंचर मसल। ये मत समझो कि जो तुम्हारे पेट के अंदर, स्टमक के पेस्ट जैसी चीज बन गई है वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन हो जाती, नहीं, उसको रेगुलेट करा जाता है, थोड़ा 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 भेजा जाता है। थोड़े थोड़े भेजने के लिए कौन कंट्रोल करता है? स्पिंचर मसल कंट्रोल करता है, विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. ठीक है, इसकी coiling होके ये छोटा सा लगता है but it is the longest part. The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. तो हम कह सकते हैं जो हर्बीवरस एनिमल्स है उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, हमसे भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उनको सेलुलस डाइजेस्ट करना है और सेलुलस डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। और जो कार्निवरस है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है? छोटा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टार्ट कहाँ पे होता है? माउथ में होता है। It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. अब देखो एक चीज है, समझना पड़ेगा तुम्हें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास दो टाइप के सिक्रेशंस हैं, एक सेल्फ जो कि उसको खुद सिक्रेट करता है, एक वो दूसरों से लेता है। दूसरों से लेने में कौन कौन आ गया? लीवर आ गया और पैंक्रियाज आ गया। ये अपने सिक्रेशंस उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कुछ वो अपने खुद के सिक्रेट करता है। अब ये कह रहे हैं जो फूड ऑब्वियसली तुम्हारा HCl से मिक्स होकर आता है तो वो एसिडिक होता है नेचर में, पर तुम्हारा जो पैंक्रियाज एक टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रेट करता है वो तो तभी काम करेगा जब तुम्हारा फूड कैसा होगा? एल्कलाइन होगा। उसको करने का काम किसका है? उसको करने का काम है लीवर में जो बाइल बनता है उसका काम है। अब देखो लीवर की एक चीज याद रखनी है तुम्हें, लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है पर वो प्रोड्यूस करके अपने पास नहीं रखता है, वो किसको देता है? गॉल ब्लैडर को देता है। गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करके रखता है और जब जब रिक्वायर्ड होगा ये उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेज देगा। तो बाइल जूस का दो काम है, एक काम है बाइल जूस क्या करता है कि अल्कलाइन बना के देता है और दूसरा वो क्या करता है? फैट्स को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई का मतलब क्या है? छोटा छोटा बना के रखना। Fats are present in the intestine in the form of large globules. What is globules? Molecule जैसी चीजें हैं, which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. वो उनको छोटा छोटा बना के रख देता है जिससे एंजाइम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाई एक्शन ऑफ सोप्स, जो कि तुम आगे पढ़ने वाले हो, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि बाइल दो फंक्शन कैरी आउट करता है। बाइल एक तो खाने को अल्कलाइन बनाता है और दूसरा इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल बना के रखता है। यहाँ तक क्लियर है? द पैंक्रियाज, अब पैंक्रियाज का क्या है तुम्हें याद रखना है, जो पैंक्रियाज है ना वो तीन चीजें रिलीज करता है, एमिलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन और लिपेज, ये इसकी तीन चीजें सिक्रेट होती है, ठीक है। अब इनका काम क्या है तो सिंपल से लैंग्वेज में याद रखना पड़ेगा, जो ट्रिप्सिन है वो तो प्रोटीन्स डाइजेस्ट करता है, लिपेज है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, जो बाइल ने इमल्सिफिकेशन करके रखा है उनको फर्दर ब्रेक डाउन करने का काम किसका है? लिपेज का है।
और तुम कहोगे एमिलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स अभी भी बचा हुआ है उसको एमिलेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बता नहीं रखा है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी भी चीजें सिक्रेट करता है, उन सिक्रेशंस को हम क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं? दे फाइनल कन्वर्जन करते हैं। फाइनल कन्वर्जन क्या करते हैं? प्रोटीन्स को फाइनली एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इनका फाइनल आउटकम्स है। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। अब यहाँ तक जो प्रोसेस था हमारा ये डाइजेशन का था, ठीक है। तो एक तरीके से अगर तुमसे कोई पूछे कि फाइनल डाइजेशन कहाँ पे हुआ है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। The inner lining of the smaller intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area of absorption. वो कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी क्या खासियत, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, विलायस जिसको कहते हैं, उसकी खासियत दो है। एक है सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है लार्ज, दूसरा है उनके पास richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, और इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? जो खाना, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब कर लिया उसको यूटिलाइजेशन करने को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये यूटिलाइज कहाँ पे होता है? एनर्जी बिल्ड करने के लिए, अगर न्यू टिश्यूज बनाने उसके लिए, कहीं पे रिपेयरिंग चाहिए तो वहाँ पे, इसके लिए हम इनको यूटिलाइज करते हैं। और जो चीज़ें वेस्टेज है हमारे लिए और हमारे लिए कोई उसका फ़ायदा नहीं है, वो अनएब्जॉर्ब्ड फूड को हम कहाँ भेजते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, where its wall absorbs more water from this material and the rest of material is removed from the body via the anus, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ईजेशन कहेंगे। तो एक तरीके से तुम कह सकते हो हमारे पास टोटल 5 प्रोसेसेस है इस न्यूट्रिशन के लिए। तो यस, एंड द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल को भी कौन रेगुलेट करता है? एनल स्पिंचर करता है। तो तुम कह सकते हो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर आर 3 कंट्रोलेबल सिस्टम। एक है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो खाने को पुश करने के लिए करते हैं, दूसरा है स्पिंचर मसल जो कि स्टमक से खाने को थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजता है, एंड थर्ड इज एनल स्पिंचर जो कि तुम्हारा वेस्टेज ऑफ फूड को भी थोड़ा थोड़ा रेगुलेट करके भेजता है, ये नहीं कि सारा एकदम से चला जाता है। अब हम एक फ्लो चार्ट को पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है? सबसे पहले खाना हमारे फूड में माउथ में आता है, इंटेक्ट होता है, टीथ उसको च्यू करती है, टंग उसको रोल, टेस्ट, सॉलो सब कुछ करने में हेल्प करती है, और वहीं पे वो सलाइवा मिक्स करती है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है, उसको हम सलाइवरी एमिलेज कहते हैं। फिर इसोफेगस से वो खाना आगे जाता है, वहाँ पे एक रिदमिक मूवमेंट होता है, उसको हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। स्टमक में वो खाना जाता है, वहाँ पे गैस्ट्रिक अपने 3 जूसेस रिलीज करता है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। पेप्सिन का काम प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, HCl का काम एसिडिक मीडियम बनाना है, नहीं तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर सकता है, बैक्टीरिया को किल करना है, और म्यूकस का काम है प्रोटेक्शन करना, नहीं तो अल्सर हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो क्या करता है? उसके पास अपने खुद के जूसेस रिलीज करता है जिसको हम इंटेस्टाइनल एंजाइम कहते हैं, जो कि फाइनल कन्वर्जन करता है। तो हम कह सकते हैं दिस स्टेप इज फाइनल। तो उससे पहले हम औरों के बारे में पढ़ लेते हैं। वो रिसीव भी करता है सिक्रेशन, किससे? तो वो लीवर से लेता है बाइल को जो कि अल्कलाइन बनाता है फूड को, एंड इमल्सिफिकेशन करता है। पैंक्रियाज उसको 3 चीजें देता है जो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लिपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और एमिलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। इन्होंने इनका प्रोडक्ट्स बता रखे, ये नाम भी लर्न करोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, हमें बस ये बता रखा है कि कौन सा एंजाइम क्या डाइजेस्ट करता है। एंड फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहीं पे हमारा डाइजेशन हो जाता है। पर स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 काम हो रहा है, तुम्हारा डाइजेशन भी कंप्लीट हो रहा है और वहीं पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। वो एब्जॉर्प्शन करने में कौन हेल्प करता है? उसको विलाय करता है। विलाय के पास 2 चीज़ें, सरफेस एरिया ज़्यादा है और उसके पास जो इट इज़ रीचली सप्लाइड बाय ब्लड, तो वहाँ से न्यूट्रिशंस को क्या कर लेते हैं? हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
और फिर जो भी बचा हुआ वेस्टेज है या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो सब कुछ कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इन्होंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में ये हो गया जिसमें हम खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। हेटरोट्रॉपिक वो हो गया कि जिसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, हम बाहर से फूड मटेरियल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स हो गए, यहाँ पे एनिमल्स फंजाई हो गए। फिर इन्होंने कहा वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो लाइट सन से मिलेगा, वाटर सॉइल से मिलेगा, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलेगा। उसके पास उसको 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो उन्होंने उनकी ये बता रखा है कि कैसे उनको मिलता है। फिर रोल ऑफ एसिड इन स्टमक मैंने बताया कि जो तुम रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, उसके वैसे मेन 2 रोल्स है। एक है बैक्टीरियाज को किल करना, दूसरा है एसिडिक बनाना, तीसरा फर्मेंटेशन ऑफ फूड है जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर ये भी उसका एक काम है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो उसका सिंपल सा काम है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपल बना देना। एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, केमिकल्स होता है जो कि ब्रेक डाउन करते हैं। एंड हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो तुम्हें पता है उनके पास विलायज होते हैं, विलाय का 2 काम है, सरफेस एरिया बढ़ाना एंड दे आर वेरी रिच इन ब्लड वेसल्स। तो इसलिए वहां पे तुम्हारा जो डाइजेस्टेड फूड है उनका एब्जॉर्प्शन कुछ ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चंस जो इंडेक्स क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लिया है न्यूट्रिशन के टॉपिक तक। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे तुम पहला क्वेश्चन देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि बताओ एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम लिपेज का क्या काम है। एनसीईआरटी में इनके प्रोडक्ट्स नहीं बता रखे, तो तुम्हें बस ये याद रखना है ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लिपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है, बस हमको ये याद रखना है। बी पार्ट में कह रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के इंपॉर्टेंस या फंक्शंस बताओ। तो तुम्हें पता है कि उसमें क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, डाइजेस्टेड। इन्होंने कहा है कि अगर कोई इसको कंबाइन करके लिखेगा तो भी 2 मार्क्स देने हैं तुम्हें। इसके पास रीच ब्लड सप्लाई और इसलिए एब्जॉर्प्शन का रेट फास्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। ये कह रहे हैं कि व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ऑब्वियसली हमारे जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस है उनको कैरी आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। नहीं तो हमारा जो रिपेयरिंग है, न्यू सेल्स न्यू टिश्यूज बनने, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगे। व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल। तो तुम्हें याद रखना है वो कौन सा मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवरस लॉन्गर देन कार्निवरस, क्योंकि उनको सेलुलस डाइजेस्ट करना, सेलुलस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट। व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड। तो तुम्हें पता ही है कि वो डैमेज करेगा किसको, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, एज वेल एज इट विल लीड टू एसिडिटी एंड अल्सर। फिर ये कह रहे हैं बाइल जूस का क्या इंपॉर्टेंस है इतना डाइजेशन में। तो एक है वो एसिडिक फूड को क्या करता है, अल्कलाइन करता है, नहीं तो पैंक्रियास का जो एक एंजाइम है वो काम नहीं कर सकता उसके ऊपर। एंड सेकेंडली है कि वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है, मतलब कि लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल बना देता है। फिर ये कह रहे हैं बताओ नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट्स फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च को करता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को करता है, लिपेज फैट्स को करता है। तो ये इनके करेक्ट सबस्ट्रेट्स हैं। अब लास्ट एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में पूछा, हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं। याद रखना है कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में 2 जगह डाइजेस्ट होते हैं। फर्स्टली माउथ में होते हैं, जब सलाइवा मिक्स होता है तभी भी इनका कन्वर्जन होता है शुगर में। एंड सेकेंडली हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पार्शियली माउथ में एंड जो रिमेनिंग है वो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन करता है, जो तुम्हारे पैंक्रियाज है वहाँ में एमिलेज कन्वर्जन करता है और जो इंटेस्टिनल जूसेस हैं वो भी कन्वर्ट करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में क्या है, प्रोटीन्स में तुम्हें अगेन प्रोटीन्स भी 2 जगह होता है। प्रोटीन्स एक बार स्टमक में होता है जहाँ पे पेप्सिन काम करता है उसके ऊपर, एंड जो पैंक्रियाज का ट्रिप्सिन है वो भी यही काम करता है। एंड अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन जो अपने खुद के सिक्रेशंस करता है वो भी प्रोटीन को फाइनल कन्वर्जन करता है। तो तुम्हें ये बताना है कि कहाँ कहाँ इनका डाइजेशन होता है। क्लियर है सबको। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो तुम्हें थरो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज लर्न करके काम नहीं चलेगा, तो तुम्हें थरोली वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पता होना चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इट विल बी अ लॉट ऑफ हेल्पफुल फॉर क्विक रिविजन। थैंक यू।